नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल ओपन माइंड ट्यूटोरियल 12th आर्ट्स में। देखिए, जिन विद्यार्थियों को क्रैश कोर्स लेना होगा वो विद्यार्थी इस नंबर पर संपर्क करेंगे, उनको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया है, वहां से भी आप कोर्स ले सकते हैं। चलिए नंबर लिख लीजिए। नंबर जो है आपका है 7488455317। और एक और नंबर है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर है आपका 9504 76 81 69। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और क्रैश कोर्स ले सकते हैं। क्रैश कोर्स जो है उसमें बहुत चीज है आपका। उसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई लघु उत्तरीय है, मोस्ट वीवीआई दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। यानी कि उतना ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, एक भी फालतू क्वेश्चन उसमें नहीं दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए चैप्टर है कि भारतीय समाज की संरचना। भारतीय समाज की संरचना कहने का मतलब कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और भारत में अलग अलग गांव शहर बस्तियां हैं, तो प्रत्येक समाज का अपना कुछ स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह के लोग रहते हैं, क्या करते हैं, मतलब कि जो भी है उस सब के बारे में यहाँ पर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, क्वेश्चन हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सोशियोलॉजी शब्द का सृजन किया था। सोशियोलॉजी माने समाज शास्त्र होता है। इस शब्द का सृजन कौन किया था दोस्त? तो सबसे पहले किया था स्पेंसर, किया था ऑगस्ट कॉम्ट, दुखीम, कार्ल मार्क्स। कौन किए थे दोस्त? तो सबसे पहले किए थे ऑगस्ट कॉम्ट किए थे। इन्होंने सबसे पहले समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी शब्द का सृजन किया था। सृजन माने निर्माण किया था। ठीक है, चलिए दूसरा पर आते हैं। दूसरा आपका है कि समाजशास्त्र को सामाजिक स्थैतिक एवं सामाजिक गतिज में किसने विभाजित किया है? किसने विभाजित किया है? चलिए जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग छापिए कमेंट बॉक्स में किसने विभाजित किया है। आपके सामने चार विकल्प है, मैकाइवर एवं पेज ने, जॉनसन ने, या ऑगस्ट कॉम ने, या दुखीम ने। किसने किया है? तो सबसे पहले किया था दुखीम ने किया था। ठीक है, तो चलिए हमारा आंसर क्या होगा? दुखीम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन थे? देखिए मनु जो थे ना, मनु वो ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। और पहला बार सृष्टि में कोई जन्म नहीं लेने वाला जो है वो ब्रह्मा के मानस पुत्र जो है मनु ही थे। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था शत्रुपा। शत्रुपा, इन्हीं दोनों के मेल मिलाप से संपूर्ण सृष्टि में जितना भी उत्पन्न हुआ है आदमी, वो सब उन्हीं के काम देन है, मनु का है। तो मनुस्मृति के जो रचनाकार है वो मनु ही है। मनुस्मृति का रचनाकार मनुस्मृति है। मनुस्मृति का जो रचनाकार है मनु ही है। और मनु किसका पुत्र है? ब्रह्मा जी का पुत्र है, मानस पुत्र। इनकी शादी किससे हुई थी? शत्रुपा नाम की इनकी पत्नी थी। ठीक ना, और यही मनुस्मृति का निर्माण किए थे। देखिए समाज शास्त्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? समाज शास्त्र का जन्म कहने का मतलब कि जब से समाज का निर्माण हुआ है तभी से समाज शास्त्र चल रहा है समाज में। लेकिन इस पर अध्ययन करने के लिए सबसे पहला बार किसी का ध्यान गया होगा कि इसका भी अध्ययन किया जाए कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं, क्या गतिविधि है, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मतलब अलग अलग समाज है। तो सबसे पहला बार ध्यान गया इस पर आदमी का 1838 में। 1838 से आदमी समाज शास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया। उसके पहले क्या समाज नहीं था? उसके पहले भी समाज था, लेकिन पहला बार किसी का ध्यान गया और उसने उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, एक विषय बना दिया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं समाज शास्त्र, और भी आगे चल के अलग अलग विषय बनते रहेंगे। किस समाज शास्त्री ने समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? कौन भाई किए थे समाज शास्त्री? समाज शास्त्री जानते हैं ना, जो समाज के बारे में अध्ययन करते हैं, उन समाज के विभिन्न पहलुओं को, अलग अलग रहने वाले समाज को अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम समाज शास्त्री कहते हैं। तो हम भावना का सबसे पहले लक्ष्य कौन किए थे इसमें? तो बोगार्ड्स किए थे। कौन किए थे? बोगार्ड्स किए थे सबसे पहले। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोगार्ड्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण नहीं है? इसमें से कौन है जो आपका समुदाय का उदाहरण नहीं है? जैसे क्रिकेट टीम है, एक वो समुदाय होता है, उसमें 11 खिलाड़ी होता है, तो एक समुदाय है। राज्य जो है, राज्य कोई समुदाय नहीं होता है, राज्य कोई समुदाय नहीं होता है। कॉलेज का छात्रावास, ये तो समुदाय है, क्योंकि वहां पर छात्रावास में विद्यार्थी लोग
एक साथ समूह में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ये भी एक प्रकार का समुदाय है, संघ लोक सेवा आयोग, इसमें जिसको हम जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस, वही वाला है। तो ये था भाई आपका, जिसको यूपीएससी आप लोग कहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का संघ है, समुदाय है। राज्य जो है हमारा किसी प्रकार का साथी नहीं है, क्योंकि राज्य जो है राज्य है, वो समुदाय थोड़ी है कोई। तो अगला हमारा है कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाहरी विभिन्नता, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, ये शब्द सबसे पहले कौन किए थे? स्मिथ ने कहा था। ये शब्द कौन कहे थे सबसे पहले? ये किए थे स्मिथ ने कहा था सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ हो जाएगा। आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चले, ठीक ना? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताते चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? आर्थिक उन्नति, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता, शिक्षा का प्रसार। तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा मेरा धार्मिक सहिष्णुता। फिर राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? जैसे राष्ट्रीयता का मतलब क्या है? मतलब पूछ रहा है, तात्पर्य का मतलब क्या होता है? मतलब ही होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं होगा, सामान्य जातिगत पृष्ठभूमि ये भी नहीं होगा हमारा। सही आंसर जो होगा सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि होगा। क्या होगा? सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कब हुआ था? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अंग्रेज को भगाने का एकदम जोरों शोर से आंदोलन शुरू हो गया था। देश में जितना भी क्रांतिकारी थे उस समय, जो भी थे, गांधी जी थे, इनके साथ जो भी थे, तो सब अंग्रेज को एकदम भारत छोड़ो, मतलब कि भारत छोड़ के भागो यहाँ से, गेट आउट, अंग्रेज के बहुत ही राज किया से। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था दोस्त? तो बहुत मतलब जाना पहचाना क्वेश्चन है, सब विद्यार्थी जानते होंगे। बताइए। 9 सितंबर 1917 से, इतना नजदीक नहीं हुआ था पहले। 9 अगस्त 1939 से, इधर भी नहीं हुआ था। 9 अगस्त 1942, याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था और अंग्रेज को दम भगा ही के आदमी छोड़ा था। ठीक ना? उस समय द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी हो चुका था और इंग्लैंड में लेबर पार्टी का सरकार भी बना था और वहां से आया 3 गो आदमी कैबिनेट मिशन लेकर के भारत को क्या कर दिया? 1947 में आजाद कर दिया सब। कैसे कि बहुत दिन से लंबा संघर्ष चल रहा था भारतीयों के द्वारा, तो हम लोग फाइनली जो है अंग्रेज को भगाने में सफल हुए। लेकिन देखिए, अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन आज भी आदमी के मन में अंग्रेज के प्रति उतना नफरत नहीं है। जो पाकिस्तान जो हम लोग के साथ मिलकर के युद्ध में लड़ा था 1947 में, भले बंटवारा हो गया दोनों का, भारत पाकिस्तान का, हम लोग को उसके प्रति मन में ज्यादा नफरत रहता है, क्योंकि अंग्रेज यही चाहते थे कि बंटवारा के बाद ये सब एक दूसरे का क्या हो जाए? दुश्मन हो जाए। अंग्रेज उसमें सफल भी रहे, वो यही चाह रहा था कि बंटवारा के बाद दोनों एक दूसरे का हो जाए, दुश्मन हो जाए। हम लोग हो भी गए, तो अंग्रेज हम लोग के आजाद कर दिया, लेकिन फिर भी वो क्या रहा? अपना सफल रहा, अपना जो भी उसका योजना था वो योजना में सफल रहा। आज देखिए, हम लोग भले अंग्रेज के प्रति उतना घृणा नहीं रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्रति ज्यादा घृणा रखते हैं। अब बीच में भी पाकिस्तान वो जो है बीच में लुच्चागिरी करते रहता है, ऐसे हरकत करते रहता है। बताइए, 26/11 कांड करवा दिया, कितना मारा गया आदमी? उसमें 200 करीब में आदमी मारा गया था। तो बीच बीच में अपन जो है कुत्तापन दिखाते रहता है पाकिस्तान में, यही से आओ हम लोग के मन में उसके प्रति घृणा बढ़ जाता है। यदि नहीं करता तो बंटवारा के बाद हम लोग के ओकरा से क्या दुश्मनी था? अरे वो अपन अलगे हो गया, हम अपने अलगे हो गए, पड़ोसी भाई है, कब दुश्मनी। लेकिन बीच में इतने ने हरकत किया ना, लुच्चा टाइप के, कुत्तागिरी टाइप के, मतलब गिरल गिरल ऐसा हरकत किया ना कि हम लोग को लगता है कि नहीं, यही हम लोग के दुश्मन है जन्म से। और जबकि हम लोग के दुश्मन तो सबसे बड़ा वो है इंग्लैंड, जो 200 साल लगभग राज किया या परी, हम लोग के गुलाम बना के रखा। हम ही लोग के देश में हम ही लोग के गुलाम बना के रखा, क्या बात है? तो हम लोग को ओकरा प्रति घृणा रहना चाहिए। घृणा केकरा प्रति रहता है? पाकिस्तान के प्रति। बड़ा विडम्बना वाला बात है, क्योंकि लोग चाहता ही था कि आजादी के बाद ये सब हमारा से घृणा नहीं करे, बगल वाला से घृणा करे, पड़ोसी से। आज हम लोग पड़ोसी से अपना घृणा करते हैं, पाकिस्तान जिसका नाम है।
चलिए, पूर्ण जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? किससे? तो हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में पूर्ण जन्म की बातें होती है। देखिए, जब आदमी मरता है तो उसका काम क्रिया होता है, तो पिंड उंड पड़ाता है, ये सब चाऊ रखाता है, आटा रखाता है, देखा जाता है उसमें कौची के निशान है, चूहा के पैर के निशान होता है। तो आदमी समझता है कि हमारे दादा मरे हैं तो चूहा में जन्म लेंगे, चूहिया में जन्म लेंगे। मतलब ये अलग अलग धारणा है। मतलब ऐसा है कि पूर्ण जन्म मतलब मरने के बाद आदमी दोबारा जन्म लेता है, ऐसा हम लोग के हिंदू धर्म में है, बिल्कुल है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे के राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? राष्ट्रीय समन्वय मतलब कि राष्ट्र में सब आपस में मिलजुल कर रहे, इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो बाधक नहीं बनता है? तो हमारा अल्पसंख्यक सुरक्षा। अल्पसंख्यक की सुरक्षा जो है हमारे भारत में क्या है कि जो संख्या में कम है, जैसे कि ईसाई हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सर उसी को ईसाई हो गए या पारसी हो गए, ये सब लोग के विशेष छूट होता है। तो जो भी हमारे समाज में या देश में अल्पसंख्यक है, भारत जो उसको विशेष छूट देता है ताकि समाज में पिछड़ा ना रहे और इसको कोई दबाए नहीं, समाज में अगल बगल के आदमी दबाए नहीं। तो अल्पसंख्यक को हम क्या करते हैं कि छूट देते हैं, विशेष छूट देते हैं, चाहे वो कोई जनजाति हो, कोई भी जनजाति हो, जैसे आदिवासी हो या कोई भी हो, जो संख्या में कम है देश में, उसको हम लोग क्या करते हैं, छूट देते हैं ताकि हम लोग से मिलजुल के क्या करें, रहे, हमारे देश में समन्वय बनाए रखें। समझ गए? चलिए फिर है, प्रजनन क्षमता में कमी होने से पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त की थी? तो यह विचार सबसे पहले नोटेस्टेन ने व्यक्त किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, नहीं बी सी नहीं, ये सब नहीं होगा। हमारा आंसर क्या है? ए है। ठीक है, चलिए फर्स्ट मिल गया, आगे बढ़ जाते हैं। आगे के उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब माना जाता है? जैसे देखिए भगत सिंह, ये लोग थे ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग उग्र टाइप के थे, जिसे अंग्रेज से कहते थे कि आजादी दो अधिकारी से, मतलब कि आजादी की डिमांड होता था, जहां आए बाएं कोई करता था तुतले में मारा पीटी लूटपाट का हो जाता था, शुरू हो जाता था। गांधी जी खिसिया के ही सबसे अलग हो गए, क्योंकि गांधी जी थोड़ा उम्रदराज लोग थे, समझदार थे, लड़ाई नहीं चाहते थे, आजादी दम हिंसापूर्ण नहीं लेना चाहते थे, अहिंसा चाहते थे कि अहिंसापूर्ण आजादी मिल जाए। और उसमें जो गरम दल के जो हमारा नेता होता था युवा पीढ़ी के, वो सब लड़ाई झगड़ा कर देता था, तो उसमें में मारपीट छीना छिड़ी। तो वही जो उग्रवादियों का जो काल रहा ना भारत में, जो आजादी के समय जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो जाएंगे, चंद्रशेखर आजाद हो गए, ये लोग जो है, तो इनका काल जो रहा है 1905 से 1918 के बीच रहा है। फिर बाद में आप लोग के समझ में आ गया कि लगता है कि मारा पीटी से मिले वाला है नहीं। लास्ट में गांधी जी लंबा समय तक ले संघर्ष किए, अहिंसा पूर्वक जो है आजादी दिलाई के रहे भारत को। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा गांधी जी का। लेकिन बीच में ऐसे ऐसे युवा जो जुड़े थे, जो उग्र तरीका से आजादी लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं रहे। लास्ट में गांधी जी का ही तरीका काम आया, इसीलिए आज हम लोग गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। भले गांधी जी को कोई पोस्ट नहीं मिला, ना वो प्रधानमंत्री बने, ना मैंने कोई भी पोस्ट नहीं ली, राष्ट्रपति बन, मतलब किसी प्रकार के संविधानिक पोस्ट नहीं धारण किए, लेकिन आज सबसे बड़ा उनको पोस्ट मिला, राष्ट्रपिता के उपाधि मिला होगा। ठीक ना? गांधी जी का बहुत बड़ा त्याग है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भारतीय गांव को एक जीवन विधि माना है? जैसे जीवन विधि कहने का मतलब कि जैसे भारत में गांव जो है ना, वहां पर ये अभी भी मानवता जिंदा है, गांव में ही मानवता जिंदा है। शहर में तो मानव है, थोड़ा मानवता भी है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि जितना शहर में जिंदा दिल आदमी रहते हैं उतना जिंदा दिल आदमी गांव में रहते होंगे। ठीक ना? भले विकसित है गांव शहर, लेकिन इतना जिंदा दिल और सीधा साधा आदमी गांव के अलावा शहर में नहीं। ठीक ना? तो ये किनका कथन था भाई? मजूमदार का ऐसा कहना था। ठीक ना? चलिए अगला पाते हैं। अगला है कि संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? संस्था शब्द का उपयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था दोस्त? तो सबसे पहले नहीं, थ्योरीम नहीं किए थे, स्पेंसर किए थे सबसे पहले संस्था शब्द का उपयोग। संस्था मतलब किसी तरह का इंस्टीट्यूट हो गया। ठीक ना? संस्था। तो चलिए अगला पाते हैं। अगला है कि स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया? देखिए स्पेंसर की जो पुस्तक है ना, तो अभी जैसे कि बताएं कि संस्था शब्द का निर्माण कौन किए थे? स्पेंसर किए थे। तो उनका जो पुस्तक है स्पेंसर का, उसमें सबसे पहला वर्ड जो है
संस्था ही है। संस्था का मतलब क्या होता है, किसी तरह का इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, सेंटर होता है किसी प्रकार का। चलिए, किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? कौन किए थे दोस्त? बोगार्ट्स। पीछे ही बताया है कि बोगार्ट्स ने सबसे पहले हम भावना शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए, अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? मतलब किस प्रकार की समाज है यहाँ पर महिलाओं की जो परिस्थिति है वो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा मतलब कि उनको छूट है अलग अलग तरीका का। तो देखिए, औद्योगिक समाज कहने का मतलब कि जहाँ पर उद्योग धंधे लगे हुए हैं, जितना पुरुष का योगदान होता है कार्य में उतना ही महिला का भी योगदान होता है, मतलब दोनों मिलजुल काम कर रहे हैं। तो वहां पर महिलाओं की स्थिति अच्छा है, क्योंकि महिला पुरुष वहां पर दोनों काम कर रहे थे, किसी से कोई दब करके नहीं रहता है। जैसे वैसा जगह जहाँ पर देखिएगा पुरुष काम करते हैं, महिला घर के काम करती है, वहां पर महिलाओं को थोड़ा दबा के रखा जाता है। भले महिलाओं को घर की मलकिनी बना दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन जो औद्योगिक समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति बेहतर है, क्योंकि महिला भी पुरुष के बराबरी में काम करती है, ठीक है। तो हमारा हो गया ये वाला। चलिए, फिर जब मृत्यु की दर बढ़ती है और जन्म की दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? देखिए, जब मृत्यु की दर बढ़ती है, जैसे मान लीजिए आदमी ज्यादा मर रहा है, डेली मान लीजिए 50 गो आदमी मर रहा है और डेली 25 गो आदमी जन्म ले रहा है कम और मर रहा है ज्यादा, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है बताइए आप ही? जनसंख्या बढ़ेगा कि जनसंख्या घटेगा? पहला में जनसंख्या में वृद्धि होगी, कभी नहीं होगी। आदमी ज्यादा मर रहा है और कम आदमी जन्म ले रहा है, तो क्या होगा? जनसंख्या घटेगा ना। जनसंख्या में गिरावट होती है, बिल्कुल सही। जनसंख्या स्थिर रहती है, हो ही नहीं सकता। ज्यादा मर रहा है कम जन्म ले रहा है, स्थिर रहेगा घटते जाएगा। जनसंख्या में गतिशीलता है, गतिशीलता मैंने तेजी से बढ़ना, तो ऐसा होगा नहीं। जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। सब बउआ वाला क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बिना जो मतलब जो नहीं हो पढ़ा है ना, वो अपना समझदारी के प्रयोग करके इसका आंसर मार सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन के बिल्कुल मार सकता है। चलिए, वह आंदोलन जिसको मालथस के अनुयायियों ने संतति विग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया था, कौन है भाई वो? तो ये हमारा है नव मालथसवाद, ठीक है। चलिए, आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है? प्रक्रियात्मक माना है विचलन के लिए समाज को। समाज के सतही जो है ई दुखाइम ये जो है माने हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलिए हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आपको केवल देख लीजिए कि पूछ रहा है कि इनमें समुदाय का उदाहरण कौन है। बताइए कौन है इसमें समुदाय का उदाहरण? भाई, समुदाय का उदाहरण इसमें कौन है? विद्यालय है, गांव है, धर्म है, जाति है, कौन है? तो देखिए, जाति जो है ना किसी विशेष समुदाय को इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए यादव समाज या राजपूत समाज, जैसे नाम लेते हैं हम लोग, या ब्राह्मण समाज, या मतलब कोई भी नाम लेते हैं, तो पूरा एक समुदाय को बोध दिलाता है, ठीक ना। तो जैसे गांव है, तो गांव में बहुत सारे अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो पूरा समुदाय को बोध नहीं कराता है। जैसे विद्यालय, तो इसमें अलग अलग जाति और धर्म के बच्चे आके तय पढ़ने, ये भी नहीं करता है। धर्म है तो धर्म में ये भी एक प्रकार का करता है, लेकिन जाति जो है ये समुदाय का एकदम पक्का उदाहरण है। हमारा आंसर क्या होगा? समुदाय होगा। चलिए, आगे है आपका कि समुदाय में हम की भावना विकसित होती है। समुदाय में हम की भावना विकसित होती है, बताइए किस प्रकार की? आर्थिक समाज से? नहीं, ये नहीं होगा। राजनीतिक आधारों से इसमें होता है, बिल्कुल होता है राजनीतिक आधारों से। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था? गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा था दोस्त? तो सबसे पहले मेटकॉफ, हाँ मेटकॉफ ने ही कहा था। AR देसाई नहीं कहे थे, और कार्ल मार्क्स ये भी नहीं कहे थे, महात्मा गांधी ये तो बिल्कुल ऐसा बात बोल ही नहीं सकते, ठीक ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया? मेटकॉफ। चलिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ? जैसे जो ब्रिटिश लोग थे वो भारत में आए थे, बिजनेस करने के लिए आए थे, अब बिजनेस करने के लिए आए हैं, आई बाद में क्या कर लिए? भारत पर ही शासन करना शुरू कर दिए। धीरे 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 समझे यहाँ की स्थिति की कहाँ है, कैसन है,
अलग अलग राजा थे, सबको बारी बारी से जीत करके अपने राज्य का कर लिया, स्थापित कर लिया सब। ये कब हुआ दोस्त? सन 1958 में। 1958 में जानते हैं ना कि विद्रोह भी हुआ था। विद्रोह हुआ था जिसमें मंगल पांडे जो थे उस समय विद्रोह किए थे 1958 में। उसी समय जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रहा था वो ब्रिटिश से शासन में परिवर्तित हो गया। मतलब वहां से इंग्लैंड से हुकूमत आया कि अब जो है शासन दे दो ब्रिटिश सब में, अब तो उसे संभाल नहीं खा रहा। तो उसी समय से 1958 से ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लिया कौन? ब्रिटिश साम्राज्य ले लिया। 1958 से ब्रिटिश साम्राज्य का अथी चल गया, शासन चलना शुरू हो गया। और कहाँ तक रहा? 1947 तक रहा, ठीक ना। चलिए फिर है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष जो है दोस्त प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अभी कौन है वर्तमान में है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री? आप भी जान रहे हैं कौन है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। भारत के लोग मुख्य रूप से आश्रित होते हैं। देखिए भारत के लोग जो है मुख्य रूप से किस पर आश्रित है? तो भारत में जैसे मिश्रित या परिव्यवस्था है। मिश्रित मतलब या कृषि भी है, बिजनेस भी है, उद्योग धंधा भी है, नौकरी भी है, मतलब अलग अलग तरह के। तो भारत के लोग जो है मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। कितना लोग? बहुत कम लोग नौकरी पर। जैसे बिहार यूपी में ज्यादातर तो लोग नौकरी की बात करते हैं, लेकिन बिहार यूपी छोड़ के दूसरे राज्य में जाइए, उधर पर आदमी या तक कि अपन खेती करे के बात करता है या तो अपन बिजनेस करे के बात करता है। वो सब अपना नौकरी पर आश्रित नहीं रहता, ठीक ना। तो ज्यादातर तो भारत की कृषि पर ही आश्रित है, क्योंकि जो भी उद्योग धंधा हो उसके लिए कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा? कृषि से। तो भारत जो है दोस्त हमारा कृषि पर आधारित, हालांकि हम मिश्रित व्यवस्था है। चलिए निम्न में से ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता कौन सी है दोस्त? सामाजिक गतिशीलता? नहीं, सामाजिक गतिशीलता नहीं है। बड़ा आकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्त्रियों की उच्च स्थिति? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। गांव में स्त्री लोग को उतना छूट नहीं दिया जाता जितना कि शहर में है, ठीक ना। तो हमारा कृषि आधारित गांव में क्या है कि सबसे ज्यादा लोग कृषि पर आधारित होते हैं, खेती गृहस्थी पर। खेती गृहस्थी कर रहे हैं, अनाज बेसी होता है, बेच देते हैं हम लोग खाए से, और खाए भर आता है तो बस घर ही खा पी के खत्म कहानी। चलिए अगला में है कि भारत में जनाधिकार का मूल्य कारण क्या है? मतलब भारत में जनसंख्या अधिक होने का मूल्य कारण क्या है? बहुत सारा कारण है। सबसे पहला तो शिक्षा है। चलिए पर्यावरण? पर्यावरण नहीं है। प्रजनन शक्ति नहीं, ये भी नहीं। सामाजिक संस्कृति कारक है, बिल्कुल सही है। सामाजिक संस्कृति कारक, जैसे जिस प्रकार का समाज होता है वहां पर आदमी उसी तरह से जनसंख्या वृद्धि करते हैं। जैसे देखिएगा गांव घर में आदमी के जैसे बेटा होता है आदमी थोड़ा ज्यादा खुश होता है, बेटी होता है तो कम खुश होता है। कहीं कहीं ऐसा नहीं कि बेटी होला पर ज्यादा खुश होता है। तो जहाँ का जो सांस्कृतिक होता है उसी के अनुसार वहाँ का जनसंख्या जो है निर्भर करता है, ठीक है। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है दोस्त? सामान्य निश्चित क्षेत्र? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर सामुदायिक एकता? ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्राथमिक संबंधों की प्रधानता? ये भी नहीं है। फिर है उपयुक्त सभी। अब देखिए आप कहिएगा कि इसमें सर जी आप कह दिए कि ई नहीं या फिर मारे उपयुक्त सभी, तो कोई एक विशेष नहीं है, ठीक ना। सब है, सब है, कोई एक विशेष नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब कि ये भी हो सकता है ऑप्शन में मेरा, सॉरी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, मेरा ऑप्शन ये होगा। मतलब कोई विशेष ऑप्शन नहीं है, समझ गए हैं। चलिए फिर पार्सन्स द्वारा कितने प्रकार के प्रतिमानित विकल्पों का वर्णन है? कितने प्रकार का है दोस्त? 3 प्रकार के होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब क्वेश्चन जो है धाए धाए आएगा, आप साइंस है बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो कि इसका आंसर दो है होगा, ए होगा, माथल्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि चलिए ई है कि राष्ट्रीय कांग्रेस बताइए कि कभी घोषणा हुई थी, कब हुआ था? कब हुआ था ये घोषणा आपको बताना है। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन मूल अधिकार की घोषणा कब किया गया था?
तो ये किया गया था 1931 में किया गया था, 1931 में किया गया था। ठीक है, चलिए इसकी है, इसका आंसर बताइए कि इसका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अभी आया था हाल फिलहाल में, एकर होगा मालथस होगा, मालथस होगा। ठीक है, चलिए अब दम ध्यान है भागना है। 2001 के ईस्वी के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो 2001 में जब जनगणना हुआ था तब भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है केरल में था। केरल में कहने का मतलब कि स्त्री और पुरुष दोनों की संख्या लगभग में बहुत कम अंतर था। जैसे लिंगानुपात गड़बड़ाता क्या है, जैसे मान ली कि पुरुष 1000, स्त्री है 900, तो 100 को स्त्री कम हो रहा है, फिर इन्होंने मामला गड़बड़ा लगेगा। लिंगानुपात मतलब कि स्त्री और पुरुष का अनुपात बराबर होना चाहिए, कम बेसी होगा तो बड़ा दिक्कत है। जैसे हरियाणा में क्या हुआ कि भ्रूण हत्या कर देता था सब। जैसे गर्भ में पता चलता था नहीं कि बच्ची है तो मार देता था सब, बाद में पता चला कि वहां पर लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, लड़कियों की संख्या कम हो गई। हरियाणा वाला दूसरे राज्य में तिलक दे के ब्याह करता है सब। फिलहाल जैसे लड़की, सरकार इस पर कानून बना दिया कि अब भ्रूण जांच नहीं होगा, हत्या नहीं होगा, लेकिन ढेर जगह तो लुका छुपा के होबे करता है। तो हरियाणा में कुछ ज्यादा ही लड़की की संख्या कम हो गया था। हरियाणा के लोग की ब्याह कर लगे दूसरे राज्य में तिलक देना पड़ता था, तिलक दे के आदमी ब्याह करते थे। हरियाणा राज्य में ये हालत हो गया था। ठीक ना, इतने ने भ्रूण हत्या हुआ था कि। तो केरल में सबसे अच्छी स्थिति है क्योंकि वहां पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग होने के कारण वहां पर लड़की लड़का दोनों को में भेद नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों को पढ़ाएंगे दोनों आगे बढ़ेगा, लड़का भी पढ़ेगा लड़की भी पढ़ेगा। अभी के समय में तो देख रहे हैं कि लड़की तेजी से आगे बढ़ रही है, सब लड़का इन्होंने गड़बड़ा जा रहा है किसी न किसी तरह से। चलिए 2001 के ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, मतलब कौन राज्य था जिसमें लड़की कम थी लड़का ज्यादा था। अभी जैसा कि बताए हैं आपको बातों में, ये कौन था दोस्त, हरियाणा था। हरियाणा में अभी जो है सबसे ज्यादा लड़की की जो संख्या है, यदि सबसे ज्यादा लड़की की संख्या किसी राज्य में ज्यादा है तो वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में भी लड़की की संख्या ज्यादा है, लड़का की संख्या कम है। यदि किसी का हरियाणा वाला की ब्याह नहीं हो रहा है, यूपी पलायन कर जाओ, ब्याह हो जाएगा। ये लड़की की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बिहार में मत ना, बिहार में लगभग बराबर आसपास में चल रहा है, या ज्यादा कमो नहीं ज्यादा बेसी भी नहीं। तो शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है। जैसे मान ली कि शिशु जन्म लिया मर गया, आखिर कै साल के बच्चा की या कितना महीना या कितना दिन के बच्चा की गणना किया जाता है शिशु मृत्यु में। तो 1 वर्ष के बच्चों की गणना की जाती है, 1 वर्ष की, जिसकी आयु कम से कम 1 वर्ष या उससे कम हो, तो सबको लोग शिशु मृत्यु दर में कहते हैं। कि किसी प्रकार की बीमारी से या कुछ जानबे करते हैं, ठंडा गर्म बच्चा जो है अभी जब तक ले बोले नहीं लगे तब तक ले उसका न बड़ बीमारी न कुछ पता चलता है, न चोट के लगल है, क्या हुआ है पता नहीं चल पाता है, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो राष्ट्रीय जनगणना नीति 2001 के अंतर्गत निम्न में से किन बातों को शामिल किया गया, किन बातों को शामिल किया गया दोस्त। तत्कालिक उद्देश्य, हाँ इसको शामिल किया गया है। मध्यकालीन उद्देश्य, बिल्कुल इसको भी शामिल किया गया है। दीर्घकालीन उद्देश्य, हाँ इसको भी शामिल किया गया है। अब तीनों को शामिल किया गया है तो एक ऑप्शन 3 में से सभी होना चाहिए। हाँ देखिए, उपयुक्त सभी मतलब ऊपर वाला जितना भी सब है वो सब के सब क्या है, सही है। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि मालथस के अनुसार बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय उपयुक्त है। कौन उपाय है भाई, तो इनका कहना था कि निरोध प्रतिबंध करने का मतलब जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है तो लोग निरोध का उपयोग करें। निरोध कहने का मतलब कि जब पुरुष और स्त्री के बीच में संयोग हो, मतलब संबंध बने, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलन में थोड़ा रोकथाम उत्पन्न किया जाए। कैसे, तो कोंडम लगाने से शुक्राणु स्त्री के शरीर में नहीं जा पाता है। या मार्केट में दवाइयाँ आती है, आई पिल, अनवांटेड 72, माला डी, माला एन, इस प्रकार की दवाइयाँ आती है जो शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोकता है। ठीक ना, संबंध बना लेने से कभी बच्चा नहीं होता है, संबंध बनाने के बाद शुक्राणु का अंडाणु से मिलन होगा तब जाके बच्चे की उत्पत्ति होगा। तो दोनों को मिलने से रोकने के लिए बहुत सारे उपाय, जैसे कि बताए कॉन्डम, माला डी, अनवांटेड 72, आई पिल, माला एन, माला डी, ये सब जो है निरोध प्रतिबंध है, जिससे हम लोग बच्चा उत्पादन के दर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक ना, क्योंकि शुक्राणु मिलेगा ही नहीं, ना मिलेगा ना बच्चा पैदा होगा। चलिए भारत के
किस विश्वविद्यालयों के से समाज शास्त्र की पढ़ाई शुरू किया गया था? सबसे पहले कौन सा भारत का ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें समाज शास्त्र का पढ़ाई शुरू हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले शुरू हुआ था मुंबई में, बम्बई। उस समय इसको बम्बई कहा जाता था, अब जो है मुंबई बन गई। तो सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र यानी कि सोशलॉजी का पढ़ाई शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए, समाज शास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? समाज शास्त्र किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है? तो यह एक लैटिन एवं ग्रीक शब्द है, लैटिन ग्रीक से हुआ है। जैसे कैसे हम लोग हिंदी देवनागरी होता है, वैसे यूनान में लैटिन और ग्रीक चलता है, ठीक ना। वहाँ के लैटिन भाषा होता है और ग्रीक जो है वहाँ के लिपि है। चल, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है? इसमें से कौन है जिसको नगरीकरण जो है बढ़ावा देता है? तो गुमनामिता, हाँ, बढ़ावा देता है। भीड़, नगर में, तो नगर माने शहर, शहर में गुमनामिता, भूला जाइएगा, खोजते रह जाइए, गाँव नहीं है ये, पूछ लीजिएगा कि फलानवा के घर के नहीं, फलानवा के नहीं। ये गांव में है कि गांव में कोई नया आदमी आता है तो पूरा गांव वाला जान जाता है कि गांव में नया आदमी है और ओकरा चिंता आदमी। तो गांव में हम लोग यहाँ पर ही घर है, 5 किलोमीटर दूर के कर घर है, वो जानते हैं हम। शहर में ऐसा नहीं है, बगल में आपके यहाँ, बगल में आपके बगल में कोई रूम रेंट लेके रह रहा है, उसके बारे में नहीं जान पाइएगा ठीक से कौन है, क्या नाम है। तो गुमनामिता वहां शहर में जाकर के आदमी क्या होता है, गुम हो जाता है, खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीड़ बढ़ जाता है, प्रदूषण भी है, इनमें से सभी होगा, ठीक ना। तो नगरीकरण का भाई बढ़ावा देता है, नाम आपका गुम हो जाएगा, शहर में जाके बसिए तो सही, अनजान आदमी आपको बिना टेलीफोन के खोज नहीं पाएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। गांव में है, हाँ, आराम से खोज लेते हैं हम। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है? मतलब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा शहर है? तो भारत का सबसे अधिक शहर वाला जो राज्य है जहाँ पर नगरीकरण हुआ है वो हमारा महाराष्ट्र है, जिसको आप मुंबई कहते हैं। तो महाराष्ट्र में एक मुंबई हमारा राजधानी हो गया महाराष्ट्र का, लेकिन बहुत सारा ऐसा शहर है, जैसे पुणे है, थाने है, बहुत सारा है, ठीक ना। शहरीकरण का लक्षण क्या है? कैसे पता चलेगा कि वहाँ शहरीकरण हो रहा है? शहरीकरण का लक्षण है कि वहाँ उद्योग धंधा लगना चाहिए, व्यापार का विकास हो, ठीक। गांव से आदमी शहर में जा रहा हो, मतलब उस क्षेत्र में जा रहा, तो व्यापार में विकास ही तो ये है। एक शहर के चारों ओर केंद्रों का विकास, ये भी सही है। ग्रामीण से शहरी प्रवासन, मतलब गांव के आदमी शहर की ओर पलायन कर रहे हैं कमाने खाने के लिए, तो ये हमारा क्या आंसर होगा? उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्म निरपेक्षता क्या होता है दोस्त? आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं कि सभी धर्मों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, सब धर्म को अथी मिलना चाहिए, ठीक। विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व मतलब सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल के किसी विशेष जगह या क्षेत्र में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अन्य धर्मों का प्रति श्रद्धा, मतलब कि जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदू धर्म है तो दूसरे धर्म वालों की इज्जत करना चाहिए, ठीक ना, दूसरे धर्म वाला की इज्जत करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, बिल्कुल सही। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, उसमें जो भी राज्य में अलग अलग धर्म के रह रहे हैं सब धर्म को समान अधिकार मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियों की संख्या है? जैसे मान लीजिए पूरा भारत में पुरुष की संख्या गिनाया, फिर महिला की संख्या गिनाया, 1000 पुरुष पर कितना महिला था? चलिए इस बात को बताते हैं। तो 933 यानी कि 67 गो महिला कम हो रहा है, यानी कि 67 गो महिला कम हो रहा है, समझ रहे हैं? मतलब कि 67 गो पुरुष के बियाह नहीं होगा, 67 गो बंडे रह जाएगा। बंडा यानी कि बिना बियाहे के मरेगा, ओकर हार में हल्दी भी नहीं लगेगा, गांव घर के कहावत, ठीक ना। क्योंकि 1000 पुरुष पर 933 को महिला पुर रहा है, तो 67 को बंडे न मरेगा, छुच्छे मर जाएगा, कुंवार है, बिना ब्याह के लिए, ठीक न। चलिए, फिर आपका 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर पारित हुआ था? कहाँ पर हुआ था? ये कराची में हुआ था। उस समय भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान उस समय एक ही में था। अभी जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, ये चल गया कराची पाकिस्तान में चल गया, ठीक ना। सामुदायिक पहचान क्या होती है? सामुदायिक पहचान क्या होती है? अर्जित नहीं, ठीक ना। फिर इसके बाद है प्रदत्त होती है, प्रदत्त मतलब कि प्रदान किया गया हो किसी के द्वारा,
सामाजिक पहचान। फिर है कि निम्न में से किसने ग्रामीण नगरीकरण सातत्य की अवधारणा में के विकास में योगदान दिया था? तो ये सबसे पहले योगदान दिए थे रेडफील्ड। कौन? रेडफील्ड। ठीक है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चले धाए धाए, ताकि हम आगे बढ़ते जाए साए साए। ठीक न? चलिए, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था? देखिए, भारत में पूरा विश्व में भारत ही एक पहला देश है जिसने परिवार नियोजन की शुरुआत किया था। और यही परिवार नियोजन के बारे में बताया। परिवार नियोजन जानते हैं? परिवार नियोजन मतलब परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित करना। जैसे मान नहीं सुने कि हम दो हमारे दो, ये परिवार नियोजन है। ठीक ना? परिवार नियोजन जो आपको बताता है कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ाने से बच्चा पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होने लगेगा। ढेर घर में बाल बच्चा रहेगा तो सबके पढ़ाई के लिए फीस देना, सबके कपड़ा लत्ता जुटाना, सबके खाना पियाना, सबके रहने के लिए आवास, तरह तरह की बातें हैं। तो सब ज्यादा जनसंख्या रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सरकार ये योजना लाया परिवार नियोजन, जिसमें के तहत परिवार सीमित रहे, कम परिवार सुखी परिवार, ताकि सबको पर्याप्त पूर्ति हो सके कमाई के द्वारा। ठीक है ना? ये सबसे पहले 1952 में हुआ था। और भारत ने पूरा विश्व को परिवार नियोजन का उपाय बताया है कि परिवार को भी नियोजित किया जा सकता है, ताकि परिवार में खुशहाली बढ़ा रहे। क्योंकि कहा सुने ना, ज्यादा जोगी मठ हो जाए, जितने ज्यादा बाल बच्चा होगा उतने ज्यादा मारपीट करेगा आपस में बंटवारा के समय। तो परिवार नियोजन। चलिए, स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? सबसे अधिक बताइए किस राज्य में भाई स्त्री है? तो अभी तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में हो गया है, लेकिन पिछला जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो अभी वर्तमान में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश मानना है। ठीक ना? लेकिन जब जनगणना हुआ था उस समय हमारा पश्चिम बंगाल इसमें आगे था, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश जो इसमें सबसे आगे निकल गया स्त्रियों के संख्या में। मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ शुरू होता है? मानव समाज और मानव संस्कृति का इतिहास कहाँ से? महाभारत काल, रामायण काल, ये सबसे हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं ना, आज से है। ठीक ना? लेकिन जहां से भी शुरू हुआ है गांव से ही शुरू हुआ होगा। तो सबसे पहले गांव से, क्योंकि कोई भी आदमी बसता है तो पहले नदी के किनारे ही बसता था, क्योंकि नदी के किनारे उपजाऊ भूमि होता। तो नदी के किनारे देखिएगा ज्यादातर गांव ही है। अब अलग बात है कि बाद में वहां विकसित होकर के शहर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन शुरू में गांव का ही संस्कृति हमारा था भारतीय समाज में। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? जो बहुत पुराना है। जैसे कि आप सुने होंगे कि महाभारत जो है आज से 3000 साल पहले हुआ था। रामायण महाभारत जो है 3000 पहले, रामायण वाला काल सुनिएगा 5000 साल। तो लगभग कितना है? 5000 साल पुराना है हम लोग का। ठीक ना? तो भारतीय समाज का इतिहास जो है 5000, वही महाभारत 3000 पहले हुआ है, और रामायण जो है 5000 साल पहले हुआ था। ठीक है? अभी कलयुग चल रहा है, इसका भी अंत आएगा। चलिए, इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? गांव का इसमें कौन विशेषता नहीं? कोई भी देख के बता सकता है। कृषि तो गांव की विशेषता है। एकाकी परिवार, एकाकी परिवार मतलब कि एक ही परिवार में सब कोई मिलकर है। देखिए ना, गांव में बड़ा बड़ा फैमिली होता है जिसमें 50-50 को 60-60 को आदमी रहता है। सबके एक ही साथ खाना बनता है मिलजुल के। महिला लोग के तो बड़ा मतलब दयनीय स्थिति हो जाता है, सबके कपड़ा फीचना मतलब दिन भर महिला लोग को ही में कट जाता है गाँव घर की महिलाओं को। फिर सजातीय था, तो गांव में तो सब मिलजुल के रहबे करता है। रूढ़िवादी नहीं, गांव के आदमी रूढ़िवादी नहीं होता है। ठीक ना? बड़ा मिलनसार होता है गांव के आदमी, इसलिए शहर वाला उसको मूर्ख समझता है। गांव के आदमी के, गांव के आदमी सीधा सा बता होता है और सबसे मिलकर रहना पसंद करता है। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का कौन परिणाम नहीं है? खाद्य समस्या। जनसंख्या बढ़ेगा, खाद्य समस्या बढ़ेगा। जैसे मान ली कि 10 गो रोटी है, घर में 5 गो आदमी है, दो को खा रहा है। यदि 6 गो आदमी हो जाएगा तो दो को नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा। खाद्य समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या, ठंडे मौसम में सर्दी लगना, ये कोई समस्या नहीं है। ठीक ना? जनसंख्या बढ़ेगा तो खाना का समस्या हो सकता है, रहने लगी जगह कम पड़ सकता है, रोजगार की समस्या हो सकता है, लेकिन ठंडा बढ़ जाएगा जनसंख्या बढ़े से ही कोई समस्या नहीं है। ऐसा हुआ है कि घर में ज्यादा जनसंख्या है तो ठंडा ज्यादा लगेगा? नहीं, तो ये हमारा नहीं है। ठीक ना? हमारा आंसर क्या हो गया दोस्त? हमारा आंसर हो गया
आपका ई वाला ठंडे में मौसम में सर्दी का बढ़ना है, अजीब अजीब मतलब ऑप्शन देता है, कमाल की। उपनिवेशवाद की किस सोच का उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो ये साम्राज्यवाद का प्रतिफल है। साम्राज्य आदमी बढ़ाना चल शुरू करता है तो दूसरा से जाके व्यापार करता है। जैसे अंग्रेज आया से उपनिवेशवाद के उद्देश्य से आया था भारत में, आगे चल के क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, अपना साम्राज्य बना लिया सर, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन सहायक था? तो सबसे ज्यादा कोई यदि इसमें सहायक रहा है, नहीं, लॉर्ड कार्नवालिस के समय ये होता है, लॉर्ड क्लाइव बेव, सब के सब चुट्टा है, जितना भी है सर, नहीं चार आपका लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, सब के सब चुट्टा है। उपनिवेशवाद को बढ़ावा देने के लिए भारत में आगे का कब्जा कर लिया सर। तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो थी उसकी स्थापना और विकास में सहायक की तीनों चोट्टा है, क्योंकि सब अपन अपन शासन में आया, भारत को बहुत लूटा सब। भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, सारा लूट के ले गया सब। चलिए फिर डेमोग्राफी यानी कि जननांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो एक सबसे पहले किए थे लेविस। कौन? लेविस। अब वो मत कहिए कि सर लेविस के जूता आता है वाला लेविस, और नाम वही सन के है लेकिन वो नहीं है। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीकरण क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं, यह किसका कथन है? ठीक है, जिस ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है धीरे धीरे वो शहरीकरण की ओर बढ़ने लगता है, यानी कि शहर में कन्वर्ट होने लगता है। और ये बात सबसे पहले कौन कहा था भाई? E.F. बर्गेस। E.F. बर्गेस। जैसे गांव में कोई बर्जेस आदमी होता है ना, बर्जेस नाम के, तो ओकरे से याद रखिएगा बर्गेस, ठीक ना, E.F. बर्गेस। चलिए फिर है, नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी? नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है दोस्त 2000 ईस्वी में घोषित किया गया था। 2000 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में से क्या है? समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है समान भूभाग। क्या? समान भूभाग, यानी कि सबको बराबर भूमि बांट करके दे दिया जाए। जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है? जनसंख्या का जो लिस्ट बनता है ना, तो किससे जुड़ा हुआ है दोस्त? आयु और लिंग समझना कि किस आयु के लोग कितना है, किस आयु के कितने लोग हैं, ठीक ना। इस जनगणना होता है ना, तब पता चलता है कि विद्यार्थी इतना है, बूढ़ा लोग इतना है, मतलब सब बांट दिया जाता है, ठीक ना। जनसंख्या संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि है क्या है? तो ये है सेंसस। क्या? सेंसस, ठीक ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, मेरा मुंह दुखा गया है। आप लोग जो है तनी ध्यान है देख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तो हमरो मन नहीं लगता है, लेकिन ये बार हम नहीं पढ़ेंगे, मुंह दुखा गया। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा। प्रजनन दर तथा मृत्यु दर द्वारा। हम क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं मन में, आप लोग भी पढ़ लीजिए, हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक ना, मेरे साथ है। चलिए अगला आपका है कि जननांकिकी विज्ञान है। जननांकिकी विज्ञान क्या है दोस्त? चलिए, पर्यावरण का अध्ययन नहीं, जनसंख्या का अध्ययन नहीं, तो कौन हो सकता है? वन का अध्ययन, जल का अध्ययन। ये जो होगा जनसंख्या का अध्ययन हो गया। जननांकिकी विज्ञान, जननांकिकी विज्ञान कहने का मतलब कि जनसंख्या का अध्ययन, कि कितना जनसंख्या बढ़ रहा है, कितना जनसंख्या घट रहा है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? कौन है भाई नगरीय समुदाय की? अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या नहीं, ये नहीं हो सकता है। सामाजिक विभिन्नता, हाँ ये बिल्कुल हो सकता है। स्थानीय पृथक्करण नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर जो है इसमें बी होगा, आंसर हमारा बी होगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला पा जाते हैं। अगला आपका है, इसका बताइए कि सबसे पहले कब किया गया था? जननांकी शब्द का प्रयोग 1885 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला पा जाते हैं। अगला है कि उदारीकरण भूमंडलीकरण का किस प्रकार तत्व है भाई?
चलिए इसको बताइए। तो ये जो है हमारा आर्थिक है, क्या है? आर्थिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इसको बताइए कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक है। जैसे भारत में अनियमित रूप से जनसंख्या बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा कारक क्या है? बाल विवाह। कम उम्र में विवाह कर दिया जाए, जनसंख्या बढ़ जाएगा, ये कारण हो सकता है। बिल्कुल सही। पहले बाल विवाह होता हुआ करता था। बाल विवाह कहने का मतलब कि 14 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में शादी हो जाता है। पहला पहला बार लड़कन के हार्मोन डेवलप होता है शरीर में उसी समय। हालांकि बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, इसलिए क्योंकि बाल विवाह हो जाता था। जैसे देखिए, बाल विवाह कहने का मतलब कि जैसे ये 12-13 साल के, 14 साल का लड़कन हुआ, तो उसी समय उसके शरीर में हार्मोन की उत्पत्ति होती है, हार्मोन उत्पन्न होता है। अचानक जो है लड़की उसको सुंदर लगने लगती है, आकर्षित हो जाता है सब, पढ़ाई लिखाई में मन भटक जाता है। पहले के जो हमारा दादा परदादा लोग जो भी थे, छरदादा, वो सब भी बाल विवाह को बड़ा मानते थे कि जिसे वो लोग को मालूम था कि लड़कन इस उम्र में आता है तो उसका हार्मोन एक्टिव हो जाता है, इन्होंने ध्यान जाने शुरू हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में कम, इन्होंने मन ज्यादा लगता है, तो इसलिए वो लोग ब्याह कर देते थे कि ले अभी तो ब्याह कर दिए, ताकि इसका ध्यान इन्होंने नहीं भटके, अपन मेहरारू की तरफ ध्यान दम पूरा रहे, अपन पत्नी की तरफ ध्यान रहे। इच्छा भी जागृत होगा तो सीधे अपन पत्नी भी जाएगा, इन्होंने। आज के समय में जो इन्ने उन्ने मार रेप क्राइम जो भी हो रहा है तरह तरह के, ये सब हमें लगता है कि बाल विवाह रोके के ही कारण है। भले बाल विवाह का जनसंख्या बढ़ रहा था कि कम उम्र के युवा पीढ़ी को उस समय से उत्तेजना कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है उस समय में, और वही जनसंख्या बढ़ा देता है, समझ ही रहे हैं ज्यादा। लेकिन इसको रोक कर बढ़ा के 18 साल कर दिया, सब विवाह की उम्र कम कर दिया, सब दिक्कत हो गया। तो बाल विवाह कारण हो सकता है, राजनीतिक चेतना ही नहीं हो सकता है, आर्थिक विकास नहीं, इनमें से हाँ हमारा बाल विवाह है। बाल विवाह जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारक है। कम उम्र में विवाह होगा, काम धाम छोड़ के वो काम में लग जाएगा, जनसंख्या बढ़ते जाएगा, यही से सरकार रोक दिया है। हालांकि सही था सामाजिक दृष्टिकोण से कम आज इन्हें उन्हें जो दुष्कर्म हो रहा है वो नहीं होता, क्योंकि आदमी का वो फिक्स स्थान था कि हाँ भाई हमारी पत्नी है, हम इन्होंने कहा लेके जाए, इन्होंने ध्यान नहीं जाता किसी का, तो सही था एक तरह से। हमारे बुजुर्ग लोग जो है तनी दूरदृष्टि वाले आदमी थे, दूर तकले देखते थे। लेकिन आज के समय में जनसंख्या इतनी न बढ़ जा रहा था ना, कि उसको रोकने का एक उपाय था कि विवाह का आयु बढ़ा दिया जाए, कानून बना दिया सर कि 18 साल से पहले विवाह नहीं करेगी लड़की का, 21 साल से पहले लड़का का नहीं। बाल भले जनसंख्या कंट्रोल हो गया, लेकिन समाज में अलग अलग दुष्कर्मता जो है बढ़ गई, दुष्कर्मता बढ़ गई, आप भी जानते हैं। चलिए, तो उसको रोकने का अच्छा तरीका था जो कि हमारे बुजुर्ग जानते थे। इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 1921। इसका आंसर क्या है? 1921 इसका आंसर है। चलिए ठीक है, आगे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है? कौन मानता है जनसंख्या वृद्धि होती है? एस एफ नीटो। जनसंख्या गणना के बाद ही नहीं पता चलेगा कि जनसंख्या बढ़ रहा है कि घट रहा है। चलिए, विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति की आवश्यक तत्व कौन सा है? विवेकपूर्ण मतलब कि सोच समझदारी से घर में जनसंख्या मतलब बढ़ा रहे हैं कि कब बच्चा होना चाहिए, कब बच्चा नहीं होना चाहिए, तो ये जो है कौन करता है? तो परिवार नियोजन कार्यक्रम, बिल्कुल सही। परिवार नियोजन जो है जनसंख्या कंट्रोल तो करबे करता है, और भी देखते हैं सामाजिक वातावरण में परिवर्तन तो होबे करता है। हाँ, हमारा आंसर जो है इनमें से सभी होगा, ये सभी के सभी जो है आपका विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के लिए आवश्यक तत्व है, क्योंकि ये सब कंट्रोल करता है जनसंख्या को हमारा। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? समान सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर सामान्य जाति पृष्ठभूमि, बिल्कुल नहीं। तो हमारा है सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि कहने का मतलब, क्योंकि बहुत बार जैसे भारत हमारा देश है, तो इस भौगोलिक क्षेत्र का हमारा मतलब इसके प्रति समर्पित रहना, मतलब कि अपने जिस क्षेत्र में जन्म लिए हैं, जिस देश में जन्म लिए, उसके प्रति वफादार रहना, अपने राष्ट्र के बचाव के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो सब उठाने के लिए तैयार हो। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि, ठीक ना, ज्यादा उचित आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता हमारा अनेकता में एकता ही है, क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सब क्या है? मिलजुल के एक ही हैं। संस्कारों द्वारा सामाजिकरण, बिल्कुल सही भी है। पुरुषार्थ, ये भी है। इनमें से सभी, ये सभी हमारा होगा, इनमें से सभी आंसर होगा, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है
कि सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता जो है हमारे मैकाइवर एंड पेज है। मैकाइवर एंड पेज जो है हमारे इसके रचयिता है, याद रखिएगा। फिर है उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है दोस्त? मुक्त बाजार व्यवस्था। ये मुक्त बाजार व्यवस्था को दर्शाता है कौन? उदारीकरण, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितना था। 2001 में जो जनगणना हुआ था उस समय गांव, भारत में जितना भी गांव है उस सबका कुल जनसंख्या कितना था दोस्त? तो 72%, यानी कि शहर में मात्र 28% जनसंख्या ही निवास करती है। पूरा जनसंख्या का 72% कहाँ निवास करता है? गांव में। सोचिए गांव नहीं रहे भारत में तो क्या हाल होगा। आदमी शहरीकरण को बढ़ावा दे रहा है लेकिन गांव को भी समाप्त नहीं करना चाहिए। गांव के अस्तित्व से ही भारत शोभता है, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भाई? तो इसका स्थापना हुआ था दिसंबर 1885 में। इसका कौन किए थे? H.O. ह्यूम्स। H.O. ह्यूम्स ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। कब? 1885 में किया था, याद रखिएगा। H.O. ह्यूम्स के द्वारा स्थापना किया था। देखिए द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डेविस के द्वारा लिखी गई थी। डेविस नामक एक राइटर थे, वही पुस्तक सबसे पहले लिखे थे, ठीक है। चंपारण में नील आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? नील आंदोलन मालूम है ना, कि वहां पर अंग्रेज लोग किसान से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती जिस भूमि पर होता था ना, वो भूमि बंजर हो जाता था। बंजर कहने का मतलब कि फिर उस पर कोई दूसरा फसल उगाइएगा तो फसल ही नहीं उगेगा, ठीक है। तो नील की खेती चंपारण में किया जाता, बिहार के चंपारण जिला में। अब बड़ा मतलब बेदर्दी तरीका से किसान से अंग्रेज लोग उत्पादन करवाते थे नील, और उसका जानते हैं ना, मिट्टी फिर उसका बंजर हो जाया करता था, लेकिन फिर भी आदमी उत्पादन करवाता था। तो चंपारण में नील आंदोलन प्रारंभ किया आदमी कि हम इसका विरोध करते हैं, हम नील का उत्पादन नहीं करेंगे, ये करना है क्या कर लो कर लो। तो ये कब हुआ था? तो हुआ था 1917 में। और गांधी जी इसमें सहयोग किए थे। सबसे पहला बार गांधी जी चंपारण जो अपना जो थे ना आंदोलन, यही शुरू किए थे, ठीक ना, बिहार से, याद रखिएगा। स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? स्त्री पुरुष का अनुपात जो है सबसे कम कोई राज्य में है तो ऐसे तो सबसे ज्यादा हरियाणा में है, लेकिन इसमें हरियाणा नहीं है, तो हमारा बिहार भी इसमें पीछे नहीं है, ठीक ना। इसका आंसर क्या मानेंगे? बिहार मारेंगे, याद रखिएगा। चलिए फिर है निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? इसमें से कौन जो है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है भाई? तो धर्मनिरपेक्षता। हाँ, धर्मनिरपेक्ष नहीं तो राष्ट्रीय एकीकरण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, कि बताता है कि सभी धर्मों को समान रूप से मिलकर रहना चाहिए, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मतलब कोई विशेष संप्रदाय के लोग को विशेष छूट मिल रहा है और दूसरे संप्रदाय के लोग को दबाया जा रहा है, दबा के रखा जा रहा है। इस देखिएगा जिस क्षेत्र में जो जाति के लोग ज्यादा होते हैं उसमें उनका वहां वर्चस्व होता है, और बाकी लोग को वहां दबा के रखते हैं, ठीक ना। लेकिन इसके बनाए रखने के लिए प्रशासन है कि सबको समान अधिकार मिले, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? सांप्रदायिकता, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सर्वप्रथम किस विद्यालय में शुरू हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले हुआ था पटना विश्वविद्यालय, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में सबसे पहले हमारा सोशियोलॉजी का पढ़ाई शुरू हुआ था, ठीक ना। और पूरा भारत में पूछेगा तो बता दीजिएगा बम्बई में हुआ था। ऑगस्ट कॉम के गुरु कौन थे? ऑगस्ट कॉम के जो गुरु थे मैकाइवर थे। मैकाइवर जो है इनके गुरु जी थे, ठीक ना। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे हमारा है कि किसने कहा था समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? कौन कहे थे कि समाजशास्त्र जो समाज का विज्ञान है, मतलब समाज को अध्ययन करने का विज्ञान है। कैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते, समाज के में रसायन शास्त्र, भूगोल शास्त्र, ऐसे करके उसी हमारा ये भी क्या है, एक समाज शास्त्र है, क्योंकि इसको व्यापक तौर पर अध्ययन किया जाता है, ठीक ना। पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक किसके रचयिता कौन है? कौन लिखे थे पॉजिटिव फिलॉसफी? तो कॉम्ट लिखे थे सबसे पहले।
चलिए अगला हमारा है कि बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी। जी सबसे पहले समाजशास्त्र जो विभाग है उसका पढ़ाई तो मुंबई यूनिवर्सिटी में हुआ था, लेकिन उसका सबसे पहला अध्यक्ष कौन थे दोस्त, तो पैट्रिक गिट्स, पैट्रिक गिट्स, ठीक ना। चलिए फिर है कि इनमें से कौन भारतीय संस्कृति का मूल तत्व नहीं है, कौन है जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व नहीं है। चलिए बताइए, अध्यात्मवाद इत है भाई, इत है भारत में, आदमी आध्यात्मिक है, सारा एक से एक महान गुरु जो है ये उत्पन्न हुए हैं। कर्म संबंधी विश्वास ये भी है, कर्म में विश्वास आदमी रखता है भारत में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल का क्या, फल तो बाजार में भी मिलता है नहीं, फल की चिंता मत करिए, फल भगवान जी देंगे। सामूहिकता, इनमें से सभी असर हो गया, ये सब हो गया, ठीक ना। तो चलिए अगला पर आ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन समाज की विशेषता नहीं है। तो समाज मूर्त है, मूर्त मतलब मरा हुआ समाज, ये तो भाई सही में विशेषता नहीं है। परिवर्तनशीलता, समाज परिवर्तनशील है, बदल रहा है लगातार। पारस्परिक निर्भरता, समाज अकेले कोई आदमी निर्भर, अकेले अपने आप पर निर्भर नहीं रहता है, सब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो आप हम पर निर्भर है, कोई खेती कर रहा है तो हम ओकरा पर निर्भर है, सब एक दूसरे पे क्या है, हम लोग निर्भर है किसी न किसी। पारस्परिक जागरूकता ये भी है। तो हमारा ये जो समाज जो है मूर्त है, ये हमारा समाज की विशेषता नहीं है, ठीक ना। बाकी इसको छोड़ के तीनों जो है विशेषता है। फिर है, किसने कहा था समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। समाज जो है संघर्ष मिश्रित सहयोग है, सबसे पहले मैकाइवर कहे थे, मैकाइवर सबसे पहले ये बात कहे थे, समझ गए हैं। चलिए फिर अगला हमारा है कि किसने कहा प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दिया है। तो नगर ये कौन कहे थे सबसे पहले, ये थे बर्गेल। जैसे बताया था ना कि बर्जेस है, तो ओकरे से याद रखिए कौन, बर्गेल। गांव में कोई क्या होगा, बर्जेस नाम होबे करेगा। किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ है। तो किससे हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में दम पूरा भारत के आदमी उग्र हो गया था कि अंग्रेज की क्या करना, दम भगा के हैं, अब दम लेना और सांस लेना है, ठीक ना। लांतता आदमी क्या किया, भगाए दिया। 1942 में शुरू हुआ था और 1947 में भारत देश की आजादी मिल गई। अंग्रेज भी कहा से कि अब भाई भागे पड़ेगा, अब सब कुछ खिसिया गया है मन से कि वानप्रस्थ आश्रम, आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर है, कौन सा है दोस्त, यह जो हमारा तृतीय स्तर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जन नारायण बसु हाँ किए थे। फिर हमारा है, नहीं जन नारायण बसु नहीं किए थे दोस्त, राम सिंह कुक्कायो ने किए थे, वासुदेव जोशी नहीं, ये भी नहीं किए थे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है गांधी जी संबंधित है। स्वदेशी कहने का मतलब कि हम लोग विदेश से जो भी कोई वस्तु बन के आता है हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, जो अपना देश में वस्तु निर्मित हो रहा है, बनाया जा रहा है, उसी का उपयोग करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन के पहला बार शुरुआत गांधी जी किए थे, चाहे जहां से भी किए हो। तो कहाँ से किए थे, तो बंगाल से, कि हम लोग अपना देश में बना बनाया सामान का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए तो गांधी जी हमेशा धोती पहनते थे, चरखा से धोती के जो सूत है बुनते थे, उससे से अपन धोती बना के काम चलाते थे। गांधी जी बड़ा विरोधी थे विदेशी वस्तुओं का, ठीक ना। तभी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे गांधी जी, कि विदेश का कोई भी अथी में हम सहायता नहीं करेंगे, किसी तरह से योगदान नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जिन विद्यार्थियों को भी क्रैश कोर्स लेना होगा या कोर्स लेना है तो वो इस नंबर पर संपर्क करेंगे। नंबर है 9504768169, ठीक है। या इस नंबर पर संपर्क करेंगे 7488455317। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कोर्स लेने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।